हेलो गाइस, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके क्लास 8 का कोर्स कंटेंट और ये हमारा पहला ज्योग्राफी का चैप्टर। आज मैं क्लास 8 के कोर्स कंटेंट में आपको हर वीडियो में हर चैप्टर के जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें लोड कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो रिसोर्स देयर टाइप्स। अब गाइस, रिसोर्स होते क्या है? ऐसे रिसोर्स होते क्या है? हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती है, बहुत से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, और आज से नहीं, कम कितने सालों से, कितने ईयर्स से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे यहाँ जो थिंग्स है वो प्रेजेंट करती हैं। अब अगर वो जो थिंग्स हैं वो हमारे काम आ सके किसी भी तरीके से, अगर हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके, यानी हमारी जो जरूरत है उन्हें पूरी कर सके, और हमारे पास ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो जिससे हम उसको यूज कर सकें, ठीक है, और साथ ही वो हमारे लिए इकोनॉमिकल फीजेबल हो, यानी वो हमारे जो बजट है, यानी हमारी जो अमाउंट ऑफ मनी है उसके अंदर में हम आराम से उसको बाय कर सके, और हमारे जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सके, यानी हमारी जो कम्युनिटी है वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसी कोई भी चीज हमारे लिए एक रिसोर्स कहलाती है। Everything in our environment which can be used to satisfy our needs and its technology acceptable, economical feasible and culturally acceptable term has resource। देखा जाए हमारे environment में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह यूज होती है। हर चीज हमारे लिए एक रिसोर्स है, अगर वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लोथ्स, फूड्स, व्हीकल्स, कार, टेलीविजन, ये सब एक रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, फुलफिल करता है। देखा जाए जो रिसोर्स है जो नेचर में हमारे पास अवेलेबल है वो धीरे धीरे यानी कैसे आए, रिसोर्स आए कैसे? और फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता नहीं कि रिसोर्स है कि नहीं है, ठीक है। अरे मैं गया जंगल में गया एंड मैंने वहां पे देखा कि यार वहां पे वुड है। अब यार वुड किस काम का, मुझे क्या पता, मेरे लिए तो वो यूजलेस है, मैं जानता ही नहीं हूँ रिसोर्स होता क्या, वुड का क्या यूज है, मुझे कुछ नहीं पता। बट आफ्टर फ्यू डेज मुझे पता चला कि मैं वुड से फर्नीचर बना सकता हूं, मैं उससे टेबल चेयर बना सकता हूं, तो मैं उस वुड को अब यूज करूंगा, मैं उसके लिए टेक्नोलॉजी फाइंड करूंगा कि किस तरीके से मैं टेबल चेयर्स में उस वुड को कन्वर्ट कर सकूं, और फाइनली मैं उस वुड को टेबल और चेयर में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं उससे फर्नीचर बना दूंगा। बट अब वो जो वुड है वो मेरे लिए एक रिसोर्स ट्रीट होगी। पहले वो वुड मेरे किसी काम की नहीं थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, पर अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं उससे फर्नीचर बना सकता हूं, तो वो मेरे लिए रिसोर्स है ना, वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि यार मैंने कहा कि वर्ल्ड में यानी हमारे अर्थ में जितनी भी चीजें वो हमारे लिए एक तरीके से रिसोर्स ट्रीट होती है, तो क्या ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्स हो सकते हैं? क्या ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्स हो सकते हैं? आप खुद सोचो, आज वर्ल्ड में आज जितनी भी रिसोर्स है, जितनी भी चीजें, चाहे वो कार हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे टेबल चेयर, टेलीविजन, सब कुछ एक ह्यूमन से बनाया है, तो ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आज ह्यूमन बीइंग्स में एक ऐसी कैपेबिलिटी और स्किल होती है जिससे वो कोई भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में ही एक रिसोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हर रिसोर्स को बनाने वाला, हर रिसोर्स को डेवलप करने वाला एक ह्यूमन बीइंग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब एक रिसोर्स को बनाने में, डेवलप करने में मदद करते हैं। टीचर हमें एजुकेट करती है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करती है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा रिसोर्स तैयार करती है, और वो है एक ह्यूमन बीइंग जो किसी भी रिसोर्स को इजीली डेवलप कर सकता है। अरे आप एक बात बताइए, अगर इस अर्थ में जितनी भी चीजें वो हमारे लिए रिसोर्स की तरह ट्रीट हो सकती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल रिवर है। अब यार रिवर हमारे लिए तो यूजफुल रिसोर्स क्यों बन गई? क्यों?
क्योंकि हमें पता चल गया ना कि हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। रिवर हमें नेविगेशन में हेल्प करती है, रिवर हमें इरिगेशन में यूज करती है, यानी हेल्प करती है। हम उसमें इरिगेशन कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, इसलिए रिवर हमारे लिए एक यूजफुल रिसोर्स बन गई। साथ ही साथ अब हम जानेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज होती क्या है? अरे यार, किसी भी चीज की कीमत वो क्या एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में। कीमत, आप वैल्यू का मतलब तो जानते ही होंगे, ठीक है। सो अब ये कितने काइंड का होता है? तो वैल्यू 4 काइंड्स में डिवाइडेड होती है। पहली लीगल वैल्यू, दूसरी एस्थेटिक वैल्यू, तीसरी एथिकल वैल्यू और चौथी इकोनॉमिक्स वैल्यू, ठीक है। अब लीगल वैल्यू क्या होती है? कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके पास अपनी खुद की लीगल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली सरकार ने एक लॉ पास किया, क्या कि आज से जो भी व्हीकल्स बनेंगे वो सारे पॉल्यूशन फ्री होने चाहिए, और उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेशन अप्रूवल करवाना होगा, यानी उसको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी उसको सर्टिफिकेट करवाना होगा, यानी उसे प्रूफ करना होगा कि वो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, अगर उसको वो सर्टिफिकेट मिलता है। अब तो वो सर्टिफिकेट क्या है? उसके पास अपनी एक लीगल वैल्यू है ना, वो जो लॉ प्रोवाइड करता है उसे एक लीगल वैल्यू, उस सर्टिफिकेट को, इसे कहते हैं लीगल वैल्यू। होप तो आपको क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एस्थेटिक वैल्यू। अब यार एस्थेटिकल वैल्यू यार बेसिकली हमारी नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के में मदद करती है। लाइक फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए, इन सब की वैल्यू करने के लिए जिस वैल्यू को हमने बनाया है वो है एस्थेटिक वैल्यू। आज हमारे माउंटेन्स, हमारे फॉरेस्ट, हमारे लेक्स, रिवर्स सबको मेंटेन करते कौन है? हम सबको मेंटेन करें, इसलिए हमें एस्थेटिक वैल्यू की जरूरत पड़ी। अब इथिकल वैल्यू देखा जाए तो ये एथिकल वैल्यू से मिलती जुलती है, बट ये इसमें एक थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इट एसोसिएटेड विद मॉरल वैल्यूज। इसमें मॉरल वैल्यूज विद ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी इसमें यार देखा जाए तो इसमें आपका ह्यूमन बीइंग्स का क्या बिहेवियर है, यानी ह्यूमन बीइंग्स का किस टाइप का बर्ताव है इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। क्या वो नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करता है? क्या वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस को संभालता है? वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं करता, यानी रिसोर्सेस को ज्यादा अपनी ग्रीड के कारण बर्बाद तो नहीं करता। यहां से मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आई। महात्मा गांधी जी ने एक सेंटेंस किया था, देयर इज अ रिसोर्स फॉर ह्यूमन नीड्स बट नॉट इट्स ग्रीड, यानी यहां पे अर्थ में रिसोर्सेस हैं ह्यूमन की नीड के अनुसार, पर उसकी ग्रीड के लिए नहीं, उसकी लालच के लिए नहीं। सो अगर किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। ओके, अब पढ़ते हैं यार इकोनॉमिक वैल्यू। ये क्या होता है यार? अरे यार, कोई भी मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए काम आए वो इकोनॉमिक वैल्यू के अंतर्गत आता है। जैसे कि रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब यार इससे क्या होगा, अगर हम एग्रीकल्चर के हमारे जो मेथड है वो और ज्यादा बेटर होंगे तो इससे हम प्रोडक्शन और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रोड सही से बनाएंगे तो जो व्हीकल्स है उन्हें ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छे से होगा तो सब लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, इंडस्ट्री इजीली ग्रो हो सकती है, सब अपने काम में अच्छे से व्यस्त रह सकते हैं। तो ये थी इकोनॉमिक वैल्यू। आई होप सो कि आप सब कुछ समझ आया होगा। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको हमारे नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा।